तो साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आपका स्वागत है। आज हम पिछले 2 लेक्चर में हमने पाइथन की बहुत सारी कमांड्स की हैं, तो आज हम उससे आगे करेंगे जो आगे जाके हमारे लिए यूज़फुल होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक नई फाइल खोल ली है जिसका नाम मैंने रख दिया लेक्चर 3। तो इसमें आज हम कुछ फंक्शंस, चलो मैं पाइथन ऑपरेटर स्टार्ट करता हूँ। इसको अगर हम हैश से लिखें और मार्क डाउन कर दें तो ये पाइथन ऑपरेटर। तो पाइथन ऑपरेटर्स जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन है, 3+4 हमने किया वो 7 हो गया, 3 - 4 किया वो -1 आ गया। तो ऐसे हम ऑपरेटर, जैसे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन में हम ये लिखेंगे, ठीक है, -2 × 5, ये आंसर आ गया। ऐसे ही हमने देखना है कि डिवीज़न कैसे करना है। तो डिवीज़न किया 3/4 बैकस्लैश जो ये है यूज़ हो रहा है, तो इसको 24/5, ठीक है। तो डिवीज़न के लिए ये करेंगे। अब हम पावर लेनी है हमको, तो 3 अगर मैं स्क्वायर करना चाहता हूँ, 3 स्क्वायर, तो हम डबल स्टार लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर पावर करना है तो हमें डबल स्टार लेना पड़ेगा। 3/4 दैट विल गिव यू 81, ठीक है ना। तो ये अगर हमें पावर लेनी है तो डबल स्टार लगाना पड़ेगा। अब एक और ऑपरेटर है, जैसे 3 mod 2 करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है, 1 आ गया। तो ये हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। इसको हम मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं। तो अगर हम लिखना चाहें इसको तो यहाँ पर लिख भी सकता हूँ मैं, मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन हमें पता ही होता है कि वो क्या करता है, वो हमें देता है रिमाइंडर कि अगर 3 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आया। अब जैसे 4 है, उसको मैंने डिवाइड किया 2 से तो 0 आ गया। क्यों? क्योंकि 0 जो 2 है वो तो कम्प्लीटली डिवाइड करता है 4 को। तो इसका जो रिमाइंडर होगा, जो बचा हुआ भाग होगा, उसको वो 0 आ जाएगा। तो इसलिए इसको हम काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे 3, 1 आ गया। तो अगर 10 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें पता है कि जो बचा हुआ अंश होगा वो 1 ही होगा। तो 3 × 3 9 +1, तो ये आ गया। ऐसे ही ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो हम यूज़ करेंगे। ऐसे ही हम डिफाइन कर सकते हैं पाइथन असाइनमेंट्स। असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको भी मैं बैकस्लैश लगा के और यहाँ पर मार्क डाउन करूँगा, एंटर करूँगा तो ये आ गया। सो पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो पाइथन असाइनमेंट मतलब जैसे हमारा कोई वेरिएबल हमने डिफाइन किया x, उसको मैंने डिफाइन किया 5, उसकी वैल्यू 5 दे दी। तो मैंने क्या किया, x को मैंने 5 डिसाइड असाइन कर दिया। अब मैं लिखता हूँ x += 3 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैंने लिखा और उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया x को और एंटर कर दिया तो 8 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो ये असाइन कर रहे हैं हम इसको ऑपरेशन को, तो इसका मतलब क्या है, x, इसका मतलब x इज जो इक्वल टू है x + 3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x की कोई भी वैल्यूज है उसमें 3 ऐड करो, एक नया x मिल जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि x += 3, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब x की वैल्यू 8 हो गई तो मैं माइनस कर देता हूँ, -3 कर देता हूँ सपोज, और एंटर करता हूँ तो वही वैल्यू आ गई। तो अब जो हमारा
हमने जो वैल्यू असाइन की वो x5 था, फिर उस वैल्यू को हमने चेंज करके ये वैल्यू न्यू वैल्यू असाइन कर दी बाय इस ऐसे लिखने के बाद x प्लस इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने माइनस किया 3 तो वही आ गया। तो ऐसे हम इसको कभी भी कर सकते हैं। ऐसे मैं कर सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा, अब मैं डिफाइन करता हूँ x 10 डिफाइन कर दिया मैंने, ठीक है, और x माइनस इक्वल टू 4 लिख दिया मैंने। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि x इक्वल टू x माइनस 4, कि कोई भी वैल्यू x की असाइन करें उसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो अब मैं इसको आउटपुट दिखाना चाहता हूं, तो इसको मैं प्रिंट कर दूंगा। तो मैंने ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो 10 की पहले वैल्यू 10 थी, उसमें से 4 माइनस हो गया, तो जो न्यू जो वैल्यू, जो नई वैल्यू असाइन हुई है x की, वो 6 आ गई है। अब मैं x प्लस 2 कर देता हूं। ठीक है, तो 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नई वैल्यू थी वो 6 थी, अब उसमें मैंने 2 ऐड कर दिया तो 8 हो गया। तो ऐसे ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, अब मैं चलो मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्या होता है। तो x की वैल्यू तो हमारे पास 8 है ही ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ x स्टार इक्वल टू 5 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अपने, ताकि मुझे याद रहे, मैं लिख लेता हूँ कि x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 5। इसका मतलब ये है। ठीक है, इसको एंटर कर देता हूँ। अब मैं x की वैल्यू को लिखता हूँ कि x क्या होगा, तो 30 आ जाएगा। इसका मतलब क्या था? पहले वैल्यू x की 8 थी, उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 थी। ठीक है, यहां पर मैंने x को 5 किया तो 30 आ गया। अब मैं x की वैल्यू सपोज मैं लेता हूं 5 ले लिया, और मैंने x लिखा स्टार इक्वल टू 5 लिख दिया, ये भी 5 लिख दिया। ठीक है, और मैंने इस वैल्यू को प्रिंट कर दिया, ये आ गया। तो हमने क्या किया कि x की जो वैल्यू थी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही x की वैल्यू पहले 6 थी, उसमें मैंने 2 ऐड किया था 8, पर x की वैल्यू तो 6 ही है, तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 आ गया। यहाँ मैंने x की वैल्यू 5 असाइन कर दी। ठीक है ना, ये असाइनमेंट है, इसको असाइन कर रहे हैं हम। तो मैंने x की वैल्यू को 5 असाइन किया, फिर मैंने x की वैल्यू को चेंज कर दिया इस कमांड के थ्रू। तो ये कमांड हमने बता दिया कि ये क्या कमांड क्या शो कर रही है। उसके बाद उन्हें मल्टीप्लाई किया और मुझे 25 मिल गया। ठीक है, अब ये x जो है, अब मैं क्या करता हूँ, ये लगाता हूँ 8 लगाता हूँ और देखता हूँ कि क्या आएगा वैल्यू। तो 200 आ गई। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 जो था। अब x की वैल्यू जो न्यू वैल्यू थी, देखिए न्यू वैल्यू इसलिए है, क्यों? क्योंकि x क्या है, x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमने कोई वैल्यू पहले x की थी उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो वैल्यू न्यू आई वो मेरे यहाँ पर सेव होगी x में। अब x की वैल्यू जो थी वो चेंज होके न्यू वैल्यू होगी, और वो है 25। उसी वैल्यू को मैंने यहाँ यूज कर लिया, और मैंने यहाँ पर लिख दिया कि x मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लिकेशन है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो हमारे पास 200 आ गया। तो अब x की जो नई वैल्यू है वो 200 हो गई है। अगर मैं x डिवाइड करता हूं 10 से तो 20 वैल्यू आ गई। तो यहां से क्या हुआ, वैल्यू जो होगी 20 हो गई। ठीक है, पर x की वैल्यू 200 है, ये तो मैंने एक ऑपरेशन किया है, तो जो वैल्यू है वो x की, अगर मैं x लिखूं तो 200 ही दिखाएगा, क्योंकि x की वैल्यू जो है यहाँ पर असाइन हो गई है, वो 200 वैल्यू है। यहाँ तो मैंने सिर्फ ऑपरेशन लगाया उस पर, और मुझे जो उसका रिजल्ट मिला है वो 20 मिल गया, बट x की वैल्यू अभी भी 200 ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो असाइन की गई थी। तो ऐसे ही हम असाइन करके वैल्यू कोई भी कर सकते हैं। अब मैं x की वैल्यू जो है, चलो मैं इसको अब एक लगाता हूँ, तो x को मैं लिख देता हूँ
40 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ x m% इक्वल टू 5, ये लिख देता हूँ। ठीक है, तो m%5 लिखने का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू x m%5, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, तो हमारे पास 0 वैल्यू आ गई। क्यों? क्योंकि 40 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है 5 से, और जो रिमाइंडर होगा उसका 0 आएगा, तो इसलिए वैल्यू आ गई। अभी मैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0। अब मैं क्या करता हूँ कि x की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ और उसमें लिख देता हूँ x प्लस 18, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू को एक न्यू वैल्यू असाइन कर दी जिसकी वैल्यू है 18। अब ये x को मैं लिखता हूँ तो 18 आ गया। ठीक है, तो अभी मैं x को 18 लिखने के बाद मैंने लिखा x m% इक्वल टू 5, तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आई, इसको मैंने वो किया। अब मैं क्या करता हूँ, चलो यहीं पर प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट x, तो ये 3 आ गई। क्योंकि जो न्यू वैल्यू थी वो 18 थी, 18 को मैंने डिवाइड किया 5 से, रिमाइंडर निकला 3, तो ये आंसर आ गया। तो यहाँ से हमें रिमाइंडर जो है वो 3 निकल गया। ठीक है ना, तो ऐसे हम वैल्यूज कोई भी कर सकते हैं, ऐसे मैं डिवीजन कर सकता हूँ। अब मैं x जो है उसको मैं लिखता हूँ इक्वल टू 3 ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट x, ये एंटर कर देता हूँ, तो 1 आ गया। ठीक है, तो x जो था यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू x डिवाइड बाय 3, तो ये मतलब हो गया कि कोई भी x आएगा उसको मैंने डिवाइड से 3 से डिवाइड कर दूंगा और हमारे पास एक न्यू वैल्यू x की आ जाएगी। ठीक है, उसकी वैल्यू जो है उसको मैं टाइप करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो x है वो 1 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, x 4 करता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है, 0 आ गया। क्योंकि हमने डिफाइन किया हुआ है कि x जो है इंटीजर है या फ्लोटिंग वैल्यूज है। ठीक है, अभी मैं x को लिखता हूँ 5 कर देता हूँ, और उसके बाद मैंने लिखा x 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, और प्रिंट कर दिया, देखते हैं क्या होता है। इक्वल टू तो लिखा ही नहीं मैंने। ठीक है, तो यहाँ, अरे यहाँ पर भी तो हमने इक्वल टू नहीं लिखा था, तो इसीलिए तो ये आ गया 2। ठीक है, तो हमने जो वैल्यू थी 5 थी उसको हमने डिवाइड किया 2 से, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये मतलब है x इक्वल टू x डिवाइड, तो इंटीजर वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ से इंटीग्रल जो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये इंटीजर वैल्यू दे देगा 2। ठीक है, तो ये ऐसे हम कोई भी ऑपरेटर अगर यूज करना चाहें, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ऐसे हम असाइन कर सकते हैं x की एक न्यू वैल्यू जो हमने अभी यूज करके असाइन की है। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन हम वेरी इजीली कर सकते हैं। तो ये इसके बाद हम करते हैं, चलो पाइथन के और कुछ। तो पाइथन में कंडीशंस होती हैं, इफ स्टेटमेंट्स होती हैं, तो वो करते हैं पाइथन कंडीशंस एंड इफ स्टेटमेंट्स। इसको मैंने क्या किया, हैश लगा दिया और मार्क डाउन कर दिया और फिर एंटर किया, तो ये लिखा हुआ आ गया पाइथन कंडीशन एंड इफ स्टेटमेंट। ठीक है ना, कंडीशन का मतलब क्या है कि जैसे हमने क्या किया डिफाइन, मैंने डिफाइन किया x इज इक्वल टू 5 डिफाइन कर दिया मैंने, उसके बाद मैंने डिफाइन कर दिया y इज इक्वल टू 10 डिफाइन कर दिया। ठीक है,
अब मैंने लिख दिया इफ स्टेटमेंट यूज की मैंने, तो इफ बी वाई इज ग्रेटर देन एक्स, ये मैंने स्टेटमेंट लगा दी, कंडीशन लगा दी। ठीक है, अगर y जो है x से बड़ा है, तो अगर ये ट्रू होगा तो इसके अंदर इसकी वैल्यू जाएगी। ठीक है, और मैं वहां लिख दूंगा प्रिंट, और यहां पर मैं डिफाइन कर दूंगा कि y इज ग्रेटर देन x, ये मैंने डिफाइन कर दिया। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये जो कंडीशन हमने लगाई है वो ट्रू होगी। तो जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, कॉलन नहीं लगाया हमने, यहाँ कॉलन भी लगाना है, तो ये कॉलन वैल्यू लगाई और उसके बाद मैंने एंटर कर दिया, तो y इज ग्रेटर देन x, ये सही आ गया। ठीक है, अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, कॉपी कर लेता हूं मैं इसको और इसको मैं चेंज कर देता हूं, और y x को मैं लिख देता हूं 11 लिख देता हूं, एंटर कर देता हूं, ये तो कुछ नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर एंटर ही नहीं हुआ इसमें। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन थी ये फेल हो गई, ये फॉल्स कंडीशन हो गई, तो इसलिए इफ के अंदर हम एंटर ही नहीं कर पाए। ठीक है, अब जैसे मैं प्रिंट है इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, बाहर लिख देता हूं ये, और मैं लिख देता हूं यहां पर x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो अब देखता हूं क्या होगा, तो लिखा हुआ होगा कि x इज ग्रेटर देन y, तो x ग्रेटर देन y है, तो इसको इसने प्रिंट कर दिया और इसके अंदर तो एंटर ही नहीं हुआ, तो यहां पर मैंने ये कर दिया। तो ऐसे ही हम इसको और वैल्यूज के लिए भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने लिखा कि अब जैसे मैंने ये ग्रेटर देन का साइन है, तो मैं ऐसे दूसरे साइन भी यूज कर सकता हूँ, इक्वल टू का साइन यूज कर सकता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ, चलो x मैंने ले लिया 10 ले लिया, y मैंने ले लिया 12 ले लिया। ठीक है, और मैंने स्टेटमेंट लगाई कि इफ, चलो मैं ले लेता हूँ इफ y ग्रेटर देन x कॉलन, मैंने लिख दिया उसके अंदर कंट्रोल C, यहां पर मैंने प्रिंट कर दिया उसको। ठीक है, उसके बाद मैंने, चलो अब फिर मैं लिखना चाहता हूं कि क्या है भैया, y ग्रेटर देन x है कि x ग्रेटर देन y है। तो मैंने इसके लिए हमारे पास कमांड होती है एलिफ, एलिफ मतलब एल्स इफ, कि अगर ये नहीं है तो इसमें जाके देखो। तो मैंने क्या किया, एल्स इफ किया, और एल्स इफ में मैंने लिखा, चलो मैंने कंडीशन लगा दी x ग्रेट इक्वल टू y, ये लगा दिया। ठीक है, और इसके अंदर भी मैंने प्रिंट कर दिया, प्रिंट, तो मैंने यहां पर कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया और ये कर दिया। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि प्रिंट y इज ग्रेटर देन x, या फिर एल्स इफ अगर इक्वल है तो लिखो कि y इज इक्वल टू x। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इक्वल टू x। ठीक है, तो मैंने इसको एंटर कर दिया, यहाँ पर भी कॉलन था तो यहाँ पर भी कॉलन लगाना है और एंटर हो गया। तो लिखा हुआ कि y इज ग्रेटर देन x, क्योंकि y तो ग्रेटर है ही। ठीक है, अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 10 कर देता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। मैंने किया तो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x। क्यों? क्योंकि ये जो इफ स्टेटमेंट है, कंडीशन है, ये तो फॉल्स हो गई, तो इसके अंदर वो एंटर नहीं करेगा। तो अगर हम एल्स इफ इसलिए लगाते हैं कि अगर इफ फॉल्स है तो यहाँ पर जाएगा, एल्स इफ में जाएगा और वहां पर टेस्टिंग करेगा कि वो कंडीशन सेटिस्फाई है नहीं है। अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो कुछ नहीं लिखेगा। अब जैसे मैं x जो है y इज ग्रेटर है ना, तो मैं क्या करता हूं कि x को ग्रेटर कर देता हूं, ये कर दिया मैंने।
देखो कुछ भी लिखा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये भी फॉल्स हो गई और फिर ये भी फॉल्स हो गई। तो ये जो कंडीशंस हैं इस केस में दोनों फॉल्स हो गई। तो अगर दोनों फॉल्स हो गई हैं तो ना तो इफ इसमें जाएगा ना फिर एल्स इफ में जाएगा। तो एल्स इफ जो होता है ये मतलब पाइथन का है कि इफ द प्रीवियस कंडीशन वर नॉट ट्रू देन ट्राई द दिस कंडीशन। अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर ट्राई दिस। तो इस केस में ना तो ये ट्रू है ना ये ट्रू है, तो इसलिए दोनों में ही वो एंटर नहीं करेगा एंड आपके पास जो है वो प्रिंट जो होगा हमने दिया हुआ आउटपुट वैल्यू वो कुछ भी नहीं आउटपुट वैल्यू आएगी। तो इस केस में कोई वैल्यू आउटपुट नहीं है। इसी को मैं लिखूं अगर एल्स इफ मैंने लिख दिया x इज ग्रेटर देन y, ये लिख दिया मैंने, कॉलन लगा दिया, ठीक है। और इसको मैंने प्रिंट को लिख दिया यहाँ पर, प्रिंट आ गया ये, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैंने यहाँ लिख दिया कि x इज ग्रेटर देन y। अब देखते हैं क्या होता है। लिखा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन y। तो इसमें क्या हुआ, पहले यहाँ से इफ लूप में गई, इफ लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पर गया जो कंप्यूटर जो हमारा पाइथन है तो कंपाइल करने के लिए, तो पाइथन ने इसको रीड किया, यहाँ पर उनको लगा कि ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर गए और यहाँ पर ट्रू था। तो जैसे ट्रू था वो इस जो स्टेटमेंट है उसमें एंटर करेंगे जो कंडीशन है, और वहां से हमारे पास जो इसके अंदर प्रिंट करा रहा हूं मैं वो लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये वैल्यू आएगी। तो इस टाइप से हम किसी भी एल्स इफ को बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे यही है तो मैंने लिख लिया मैं ये लगाता हूँ, मैं ए की वैल्यू लेता हूँ, ए मैंने ले लिया 34 ले लिया, बी मैंने ले लिया सपोज 30 ले लेता हूँ, चलो 30 ले लिया, ठीक है। और मैंने लिख दिया प्रिंट, चलो बाहर ही लिख देते हैं प्रिंट अभी कुछ। तो मैंने प्रिंट लिखा और लिख दिया कि बी इज ग्रेटर देन ए, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये लिख दिया। चलो ये अंदर ही लिखते हैं, इसको इफ के अंदर कर देता हूँ। तो इफ बी ग्रेटर देन ए, ये लिख दिया मैंने, ओके। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया एल्स इफ, तो एल्स इफ लिख दिया मैंने। तो एल्स इफ और ये लिख दिया मैंने कि ए इक्वल टू बी, चलो ये लिख दिया मैंने, कॉलन लगा दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर इंडेंटेशन का ध्यान रखना, तो इंडेंट कर दिया मैंने इसको, और मैंने इसको भी कर दिया प्रिंट ए इज इक्वल टू बी, ये कर दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद मैं एक लगाऊंगा एल्स, ठीक है। उसमें जाएगा प्रिंट और यहाँ लिखा हुआ जाएगा, अब देखो बी इज ग्रेटर देन बी, तो हम यहाँ करेंगे बी इज लेस देन, ये लिख दिया मैंने। तो हमने एक यहाँ पर नई स्टेटमेंट लगाई एल्स। एल्स का मतलब होता है या तो यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ, अगर दोनों में नहीं है तो फिर यहाँ जाओ। तो हमारी जो वैल्यूज थी यहाँ पर मैंने एल इफ लगाया था, तो एल इसका मतलब होता है कि एल सिर्फ यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ। इसमें क्या है, अगर ये नहीं है ट्रू ये भी नहीं ट्रू है तो यहाँ तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है आपकी, ये आ गई, ये क्या हुआ,
अच्छा यहाँ पर वो नहीं आया, वॉज नेवर क्लोज्ड, ये हमारी क्लोज नहीं हुई, तो इसको हमने क्लोज कर दिया। तो लिखा हुआ है बी लेस देन ए, तो यहाँ पर भी फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, ये भी फॉल्स हो गई, तो यहाँ पर एल्स में जाकर चला गया। तो इफ और एल्स स्टेटमेंट होती हैं, इफ और एल्स इफ होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यूज हैं ये हम इसको यूज करते हैं। अगर मैं एल्स इफ ना यूज करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, अब जैसे मैंने लिया, ये ले लेता हूँ कि ए 34 ले लिया मैंने, ए इज इक्वल टू 34, बी इज इक्वल टू 20 ले लिया, ठीक है। अब मैंने लगा दिया कि इफ बी जो है वो ग्रेटर देन ए है, यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी, ठीक है। अब मैं अब नीचे नहीं लिखता, इसी लाइन में लिख देता हूँ, प्रिंट, यहाँ पर लिख देता हूँ बी इज ग्रेटर देन ए, ये लिख दिया मैंने इसी लाइन में, ठीक है। अब मैंने ये इसको बंद किया और यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है। क्लोज करना यहाँ, अब मैं लगाता हूँ एल्स, कॉलन लगाया, यहाँ पर पहुंच गया मैं, और मैंने लिख दिया प्रिंट, अब मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ बी इज ग्रेटर देन ए, ए इज ग्रेटर देन बी, ये आ गया, ठीक है। तो इस केस में हमने एल्स लगाया सिर्फ, एल्स का मतलब है यहाँ पर जाइए, यहाँ पर ट्रू नहीं है तो यहाँ पर जाइए, अगर बी ग्रेटर देन ए नहीं है तो यहाँ पर आएंगे और प्रिंट कर देंगे। अब मैंने इसको लिखा तो लिखा हुआ आगे कि ए इज ग्रेटर देन बी, थी था यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरा ए 34 है और बी अगर मैं 34 लगा देता हूँ, तब देखिए क्या हो रहा है, तो दोनों इक्वल हैं, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। पर इफ के बाद ये एल्स में जाएगा ही जाएगा, या तो यहां जाएगा या फिर यहां जाएगा, इसका मतलब है इफ एल्स, या तो आप यहां पर जाइए और जो अंदर कमांड्स हैं उसको कंपाइल कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, या फिर आप एल्स में जाइए और वहां पर इंप्लीमेंट कीजिए। तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा लिखा हुआ। तो यहाँ बी अगर है ग्रेटर देन बी ए है तब तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, वो या तो ए ग्रेटर होगा और या फिर इक्वल होगा, तो इस केस में ये आ गया। तो ये स्टेटमेंट जो हमने लिखी है अब ये बिल्कुल सही होगी, ठीक है ना। तो इफ में हम एल्स इफ कब यूज करते हैं और एल्स कब यूज करते हैं, ये पता चल गया कि ये तो कंडीशनिंग हो गई, कंडीशनल हो गया कि ये ट्रू है तभी एंटर करेगा। एल्स में क्या है कि इफ अगर फॉल्स हो गया तो एल्स में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसी को चेंज कर दूं अब और बी को मैं 35 कर दूं तो एल्स में नहीं जाएगा, फिर अब यहाँ पर जाएगा और यहीं पर ट्रू होके वापस आ जाएगा, तो बी इज ग्रेटर देन लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस हम यूज करते हैं अगर हमारे पास कोई नंबर है, उसको कंपैरिजन करना है या फिर कुछ और करना है, तो हम बार बार इस चीज को यूज करते हैं। अगर आपके पास थोड़ा और वो करना चाहते हैं तो एल्स को हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, चलो ये तो ठीक है। तो अब हमारे पास कंडीशन आ गई, अब मैं यूज करना चाहता हूँ एंड, ठीक है। हमारे पास आपने गेट पढ़े होंगे तो उसमें होते हैं एंड गेट और गेट, तो अगर हम दो चीजों को कंबाइन करना चाहते हैं ऑपरेटर्स को तो एंड लगाते हैं हम, ठीक है। तो मैं एंड को यूज करना चाहता हूँ तो मैं सपोज ये लिखता हूँ एंड, ठीक है। तो ये चीजें जो हमें अगर याद होगा तो लॉजिकल ऑपरेटर है ये, तो लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, जब दो कंडीशन हो और देखना हो कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो एंटर कर पाएगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएंगे। जैसे कि लिखा मैंने, ए को मैंने लिया 50 ले लिया, बी को लिया मैंने 30, सी को लिया मैंने 60, अब मैंने लिखा
इफ ए जो है ग्रेटर देन बी है एंड सी जो है वो ग्रेटर देन ए है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन ए लिखा मैंने। उसके बाद मैंने लिखा कि प्रिंट, यहां लिखता हूं बोथ कंडीशंस आर ट्रू, बोथ कंडीशन आर ट्रू, और इसको मैंने प्रिंट कर दिया और उसके बाद मैंने एंटर किया। तो आप देखिए ये तभी इसके एंटर होगा अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। ए इज ग्रेटर देन बी, हाँ 50 है, वो 30 है तो उससे बड़ा है। सी ग्रेटर देन ए, 60 है, वो भी ए से बड़ा है 50। तो ये दोनों जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई। तो एंड स्टेटमेंट का मतलब है कि ये तभी ट्रू होगा जब दोनों इसकी कंडीशन जो है वो ट्रू होंगी, तो तब वो एंटर कर जाएगा और हमारे अंदर जो प्रिंट इस में जो प्रिंटिंग हमने आउटपुट लिखा है वो आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं इसको चेंज करके 40 कर दूं सपोज, तो अब करता हूँ, अच्छा अब भी ट्रू हो गया, ठीक है, इसको मैं 40 लिखता हूँ। अब देखो, तो अब ये क्या है कि इस इफ लूप में वो गया ही नहीं, क्यों? क्योंकि जो इफ थी उसकी जो कंडीशंस थी वो फॉल्स हो गई। ए इज ग्रेटर देन बी, नो, तो जैसे ही ये नो हुआ उसके बाद इसमें जो आउटपुट थी वो डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये ऐसे हम इसको एंड को बार बार यूज कर सकते हैं। ऐसे ही है और ऑपरेटर है, और ठीक है ना, तो ये भी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमें पता है, तो इसमें और में क्या होगा कि अगर दोनों में से एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी तब भी हम मान लेंगे कि वो ट्रू है। जैसे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब मैंने इसको लिखा कि बोथ कंडीशंस, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। क्या लिखें, अच्छा ईदर ऑफ द कंडीशन, ईदर ऑफ द कंडीशन, वैसे तो दोनों अगर ट्रू होगी तब भी माना जाएगा। ईदर ऑफ द कंडीशन और बोथ द कंडीशंस, ठीक है। या फिर इसको भी ले सकता हूं ईदर ऑफ द कंडीशन और बोथ द कंडीशन। तो मैंने एंटर किया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ए जो है 40 है, अच्छा इसको मैं अब लिखता हूं 30 कर देता हूं। अब देखिए ए ग्रेटर देन बी है, नहीं है। सी ग्रेटर देन ए है, हाँ है। तो अगर मैं इसको एंटर करूं तो ये आ गया, और यहां पर मैंने और नहीं लिखा, अभी और भी लिखना है, ये आगे लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ईदर ऑफ द कंडीशन और बोथ ऑफ द कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है, वो है सी ग्रेटर देन ए। ए ग्रेटर देन बी तो फॉल्स है, तो पर दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई करेगा तो उसके अंदर एंटर कर जाएगा। अगर दोनों सेटिस्फाई करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ए इज लेस देन, लिख देता हूँ, ठीक है, ए इज लेस देन बी ट्रू है, सी इज ग्रेटर देन ए ट्रू है, तो लिखा हुआ आ जाएगा। तो दोनों अगर ट्रू होंगी तो और में वो भी ट्रू होगा, बट अगर दोनों में से एक भी ट्रू होगा तब भी वो ट्रू माने, वो जो कंडीशन होगी वो ट्रू हो जाएगी और वो अंदर जो आउटपुट है वो डिस्प्ले कर देगा। तो ऐसे हम और का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम नॉट इक्वल टू होता है हमारे पास, उसको भी लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इक्वल टू स्टेटमेंट यूज हो गई। इक्वल टू में क्या है, दो इक्वल साइन लगाने पड़ते हैं हमें, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एंड आ गया, और आ गया। तो नॉट इक्वल टू में क्या करना पड़ेगा, तो नॉट इक्वल टू इज
इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे, तो इस साइन से हम यूज करेंगे एक्सक्लेम इक्वल टू, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू का साइन है। अब जैसे मैं यहीं पर इसको कॉपी करता हूं, यहीं कहीं कंट्रोल सी कंट्रोल वी लिखा मैंने, ये लिखा हुआ आ गया, और मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ये लिखा हुआ आ गया। तो अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो हम यहां पर लिख देते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये ट्रू माना जाएगा और वो इसके अंदर एंटर करेगा और हमें आउटपुट दे देगा। तो मैंने एंटर किया तो आउटपुट आ गया ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि ये साइन है ये वाला। अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसी को मैं चलो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर दिया मैंने, और मैंने यहाँ पर इसको भी 30 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने एंटर किया तो हमारे पास कोई डिस्प्ले नहीं आया। क्यों? क्योंकि ए और बी इक्वल है, और यहाँ पर ट्रू कब होगा? जब ए बी के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं होगी, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू का साइन ऐसे यूज किया जाएगा। अब मुझे लेस देन इक्वल टू करना है, तो लेस देन इक्वल टू के लिए मैं ये करता हूं कंट्रोल वी। अब जैसे ए और बी है तो मुझे लिखना है लेस देन इक्वल टू, तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू, कि इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो लिखा हुआ आ जाएगा ये। तो मैं एंटर किया तो लिखा हुआ आ गया ए इज नॉट इक्वल टू बी। अच्छा, ये तो पहले लिखा हुआ था, तो लिख देते हैं कि ए इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो ए और बी इक्वल है तो ट्रू माना जाएगा। भाई या तो लेस हो या इक्वल हो, तो यहाँ पर इक्वल है तो ट्रू हो जाएगा। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं क्वांटिटीज को, तो क्या होगा? अब मैंने ए है, ए को 40 कर दिया, अब देखते हैं क्या होगा। तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना तो ए लेस देन है बी से, ना इक्वल है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट होगी, जो इफ है वो कंडीशन ही फेल हो जाएगी, तो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगी इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लेस देन इक्वल टू आ गया। ऐसे ही हम ग्रेटर देन इक्वल टू लिखें, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होगा? अब मैंने क्या किया? लेस देन इक्वल टू। अब मैं लेना चाहता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहां पर ये साइन आ जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये आ गया लिखा हुआ, एंटर किया मैंने, आ गया। क्यों? क्योंकि जो ए है वो ऑटोमेटिकली बी से बड़ा है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। अब हमें लिखना है नॉट। अब मैं लिखता हूं नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने ये लिखा, इसको मैंने कॉपी किया, यहां पर लिखा मैंने, तो हमारे पास आ गया ये। अब मैं लिखना चाहता हूं कि इफ ए इफ नॉट ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या है कि जो नॉट हम लगा रहे थे नॉट इक्वल टू, तो हम नॉट इक्वल टू में हम ऐसे नहीं लगा सकते। मैं लिखना चाहता हूं कि इफ ए इज नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन बी, तब क्या लिखा जाए इसको, ठीक है। तो अगर ये करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इफ ए जो है वो तो बड़ा है, ठीक है ना, और यहां था कि इफ ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, तो क्या होगा? तो यहां पर ये स्टेटमेंट आ जाएगी। तो यहां पर आएगा कि अगर मैं लिखूं इसको 20 कर दूं, चलो
तो लिखा हुआ आ गया। तो हम यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, ए इज नॉट, तो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ ए इज नॉट ग्रेटर देन, इसका मतलब ये हुआ कि ए, इफ ए इज नॉट ग्रेटर देन बी देन इट विल बी सेटिस्फाइड। तो ये लिखा हुआ आ गया। तो ए अगर बी से बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है बी से, बी बड़ा है इस केस में, तो यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा जो भी कंडीशन फॉल ट्रू हो गई और उसके अंदर की जो आउटपुट है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम लगा देंगे। अगर हम इसको एक्सक्लेमेशन साइन से लगाएंगे तो उस केस में आपको एरर मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर थे वो हमने यूज कर लिए कि हम कैसे उनको यूज कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट्स में कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब थोड़ा और देखते हैं। तो अब मैं लिखता हूं नेस्टेड इफ। ठीक है, नेस्टेड इफ का मतलब क्या है कि इफ स्टेटमेंट के अंदर ही अगर इफ स्टेटमेंट होगी तब क्या किया जाएगा। इसको मैं लिखता हूं हैश और यहां पर मार्क डाउन करता हूं एंड देन सो नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड का मतलब क्या है कि इफ के अंदर ही हम अब मैंने लिखा सो एक्स को मैंने लिख दिया 20, इफ लिखा मैंने इफ एक्स ग्रेटर देन 20 ग्रेटर देन 15 लिख दो, ग्रेटर देन 15 कॉलन, यहां पर लिख देता हूं प्रिंट क्या लिखा जाए, एक्स एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन 15, यहां लिखा जाएगा। अगर ये हुआ तभी तो इसके अंदर जाएगा ये। ठीक है, अब मैं लिखता हूं इफ एक्स इज ग्रेटर देन 25 लिख देता हूं कॉलन, फिर मैंने लिखा प्रिंट एक्स इज ग्रेटर देन 25। तो हमने क्या किया, इफ के अंदर ही हमने इफ स्टेटमेंट लगा दी। ठीक है, इसको हम कहते हैं नेस्टेड। एल्स लिख दिया मैंने, एल्स प्रिंट और मैंने लिख दिया नॉट अबव 15 लिख देता हूं, या नॉट अबव 25 ये लिख देता हूं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका, अगर मैं इसको रन करता हूं कि रन करने पे क्या आता है। तो ये लिखा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 15 एंड नॉट अबव 25। तो अब लेट्स सी क्या होता है। ये 20 था तो यहां से ट्रू हो गया यहाँ पर, तो x जो है वो ग्रेटर देन 15 है तो 20 आ गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ गया x इज ग्रेटर देन 15, ये लिखा हुआ है। और उसके बाद अब क्या किया, यहाँ पर गया, ये कमांड जो है यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर गई और उसने लिखा कि x इज ग्रेटर देन 25, तो यहाँ तो नहीं जाएगा, अब ये तो फॉल्स है। फॉल्स होते ही वो जो एल्स है वो इस इफ का एल्स है, तो यहाँ पर जाएगा और नॉट अबव 25 लिखा हुआ आ जाएगा। तो पहले यहाँ पर गई फिर यहाँ पर गई, तो ये जो इफ था ये हमारा ये नेस्टेड इफ है। इसको अगर हम देखा जाए तो ये लिखेंगे हम इट इज नेस्टेड इफ। ठीक है, तो नेस्टेड इफ है तो एल्स जो है वो इस इफ का है, राइट। तो इस इफ का जो एल्स है वो ये है। और अगर मैं एल्स लिखता हूं प्रिंट नॉट अबव 15 ये लिख देता हूं। चलो अब देखते हैं क्या होता है। इनवैलिड सिंटेक्स आ गया। ओके
तो ये जो सिंटेक्स आ गया, तो 2 एल्स आ गए, तो इसको अच्छा चलो हमने यहाँ तक लिया। तो इसमें क्या हो गया, 2 एल्स स्टेटमेंट है, तो इफ का एल्स स्टेटमेंट ये था, तो ये इट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसको यूज कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, x को चेंज कर देता हूँ, x ग्रेटर देन 15 है तो मैं 10 लिख देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पर तो नहीं जाएगा ये, x विल नॉट गो, तो कोई स्टेटमेंट जब यहाँ पर ही नहीं जाएगा तो अंदर जो है इफ स्टेटमेंट जो है इसके नेक्स्ट में है, मतलब इसके अंदर ही बनी हुई है ये, तो जब इसमें ही नहीं जाएगा तो यहाँ तक नहीं जाएगा, तो यहाँ तक नहीं जाएगा तो कुछ नहीं वैल्यूज होंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू ट्रू है तभी उसके अंदर एंटर करेगा। अब मैं इसको लिखता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लिख लेते हैं। ये आ गया, तो ये लिखा हुआ आ गया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू चेंज कर दिया, तो जैसे ये करेंगे ट्रू हो गया, तो उसके बाद वो एंटर कर जाएगा, प्रिंट कर देगा, और ये फॉल्स हो गया, ठीक है, तो एल्स में चला जाएगा और यहाँ पर ट्रू प्रिंट कर देगा। तो ये सब चीजें जो है नेस्टेड इफ हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो है, अगर याद हो आपको, तो वाइल लूप होती है एक, वाइल लूप। लूप मतलब ये चलती जाएगी जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं, उसको हम कहते हैं लूप। ठीक है, तो बार बार इफ स्टेटमेंट्स लिखने के बजाय हम लूपिंग का यूज करते हैं। तो वाइल लूप हम लगाएंगे, जैसे मैंने लिखा, मैंने डिफाइन किया, कोई इंडेक्स डिफाइन किया, i इज इक्वल टू 1 डिफाइन कर दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया, और मैंने लिख दिया वाइल i जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 हो तो प्रिंट कर दे किसको, i को प्रिंट कर दे। ठीक है, और i जो है वो इंक्रीमेंट हो जाए 1 से, और ये जो है कॉलन लग गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि वाइल लूप के अंदर जाएंगे हम, और जब भी i ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5 होगा, वो अंदर चला जाएगा, ट्रू हो जाएगी वैल्यू, प्रिंट कर देगा उसको, और एक इंक्रीमेंट दे देगा उसको। ठीक है, तो इसको इंक्रीमेंटल भी करना है, और इसको इंडेंटिंग कर देनी है इसकी, और मैंने एंटर किया तो ये आ गया। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया, i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, अब जैसे 1 गया यहाँ पर, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, तो प्रिंट कर दिया उसने 1 को, और यहाँ पर उसने क्या किया, 1 में ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या है, जो हमने अभी किया है कि i इज इक्वल टू i प्लस 1, तो 1 का इंक्रीमेंट हो गया i में। ठीक है, तो i मतलब 2 बन गया, फिर ये वहां पर जाएगा वापस। तो वाइल लूप में क्या है, ये ऐसे चलता जाएगा जब तक ये जो वैल्यूज है वाइल की, जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती। तो जैसे ये 5 तक पहुंच गया, ठीक है, तो i इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ ट्रू है, तो उसके अंदर गया बस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 6 पहुंच गया, तो 6 क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, तो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन आ गई। अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी लिख दें हम, तो हम क्या करेंगे इसमें, मैं क्या करता हूं, सिर्फ लेस देन लिख लेता हूं, तो देखो 4 तक आएगा। क्यों, क्योंकि 5 जो है लेस देन 5 वो फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पर हम बोल, तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 ही हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं सपोज ऐसे करता हूँ, चलो आई को मैंने लिखा, आई तो इंडेक्सिंग है, तो मैं 0 से स्टार्ट कर सकता हूँ, तो 0 से मैंने स्टार्ट कर दिया इंडेक्सिंग। पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो जाती है, जैसे मैटलैब में 1 से स्टार्ट होता था सब। तो वाइल मैं लिखता हूँ आई लेस देन 6 लिख लेता हूँ। ठीक है, कॉलन लगाना मत भूलिएगा, यहाँ पर लिखा मैंने। उसके बाद मैं लिखता हूँ आई प्लस इक्वल टू 1, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट पहले दे दिया, और उसके बाद मैं करता हूँ
प्रिंट आई, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने। अब देखते हैं क्या होगा इस केस में। ये लिखा हुआ आ गया 0, सो 0 इज लेस देन 6, यस। तो यहाँ पर क्या हुआ, आई जो था पहले 0 था तो 1 1 बन गया, तो जैसे ही 1 बना उसने प्रिंट कर दिया 1, फिर गया 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो और इसको हम अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर 5 गया, 5 इज लेस देन 6, यस ट्रू। तो यहाँ पर आई 6 बन गया और उसने प्रिंट कर दिया 6 को। तो अगर आप देखें तो ये 1 आई स्टार्ट हुआ 0 से, यहाँ पर स्टार्ट हुआ था 1 से, बट हमने जो प्रिंट किया था पहले प्रिंट कर लिया और उसके बाद इंक्रीमेंट किया हमने। इस केस में हमने क्या किया, इंक्रीमेंट मैंने पहले कर दिया और प्रिंट बाद में किया, ठीक है ना। तो पहले ही इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 0 अंदर गया तो 0 इज लेस देन 6, यस। तो यहाँ पर उसने 0 को 1 कर दिया इंक्रीमेंट, तो 1 प्रिंट हो गया। अब जैसे 5 जाएगा, 5 से लेस देन 6, यस, उसके अंदर उसने 6 बनाया और उसको प्रिंट कर दिया। तो ये डिपेंड करता है कि हम जो प्रिंट वैल्यू है वो कहाँ लिख रहे हैं और इंक्रीमेंट कहाँ लिख रहे हैं। तो व्हाइल लूप जो है वो चलती जाएगी जब तक उसकी जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, ठीक है। तो इसको इसलिए तो कभी कभार क्या होता है कि हमें व्हाइल लूप्स में स्टॉप करना पड़ता है कि भैया स्टॉप हो जाए, तो हम क्या करते हैं उसके लिए कंडीशन लगा देते हैं। तो अब जैसे मैं लिख रहा हूं तो ब्रेक स्टेटमेंट आती है, तो जैसे मैंने लिखा आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, ठीक है, और मैंने लिख दिया व्हाइल आई इज लेस देन 6, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो यहां पर मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, इफ आई इज इक्वल टू 4, सपोज मैंने ये कंडीशन लगा दी, तो जैसे ही वो मैं ब्रेक कर दूं, ठीक है, और यहां पर लिख दिया मैंने आई प्लस इक्वल टू 1, ये कर दिया। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम नाउ, इसके बाद व्हाइल लूप हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे कि फोर स्टेटमेंट को यूज करना है। ये कैसे यूज कर सकते हैं ये देखते हैं, ठीक है ना। फॉर लूपिंग, अब जैसे मैंने लिया, मैंने कोई डिफाइन कर दिया, सेट डिफाइन कर दिया, सेट 1, ठीक है। उसमें मैंने डिफाइन कर दिया, लिस्टिंग कर दी मैंने। तो लिस्टिंग मैंने किया, मैंगो किया, ठीक है, कोमा, फिर मैंने किया बनाना, कोमा, और उसके बाद बनाना के बाद कुछ भी कर दिया, एप्पल कर दिया। ये हमने एक लिस्टिंग डिफाइन कर दी, मतलब एक वेक्टर डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ फॉर एक्स इन सेट 1, ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया। तो फॉर एक्स इन सेट 1 मतलब एक्स जो है जब सेट 1 में होगा तो क्या करना है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने लिखा सेट 1 और उसके बाद कॉलन लगा दिया और फिर प्रिंट कर दिया एक्स। अब देखते हैं कि यहां पर क्या होगा। तो लिखा हुआ आ गया मैंगो बनाना एप्पल, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो सेट 1 है वो एक लिस्ट है। अब क्या करेंगे, एक्स जो है मैंने इस सेट के अंदर डिफाइन कर दिया, तो एक्स जैसे ही सेट में जाएगा, एक्स इन सेट 1, अब क्या करेगा, वो प्रिंट करने स्टार्ट कर देगा इसके अंदर जो लिस्टिंग में जो वैल्यूज हैं उनको, ठीक है। तो उस वैल्यूज को प्रिंट करता जाएगा और ये तब तक करता जाएगा जब तक लास्ट में वो जो वेक्टर है या जो लिस्टिंग है उसके लास्ट एलिमेंट तक ना पहुंच जाए,
तो लास्ट एलिमेंट एप्पल था तो ये एप्पल तक प्रिंट करेगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो लूप है ये इसको हम कहते हैं फॉर लूप। ठीक है ना। तो फॉर लूप यूज की जाती है जब हमारे पास हमें जो क्वांटिटीज गिवन है वो लिस्टिंग में गिवन है, वेक्टर्स की फॉर्म में गिवन है। अब जैसे मैं यही है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एक्स इन, मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर मैंगो। ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया और उसके मैंने कर दिया प्रिंट एक्स। तो अब क्या करेगा, मैंगो जो है उसमें एक्स इन करेगा, मतलब इसके जो कैरेक्टर्स हैं उसको देखेगा और उसको प्रिंट कर देगा। और एंटर किया तो मैंने लिखा हुआ आ गया मैंगो। ठीक है, तो फॉर लूप जो है वो इसमें एंटर करेगी इस कैरेक्टर में जो भी हमारी स्ट्रिंग है, और उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो 1 बाय 1 उसको यहाँ पर टाइप कर देगी, प्रिंट कर देगी। अब जैसे मैंने यही है सेट 1 है, अब मैं सपोज इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, कंट्रोल वी। अब मैंने लिखा मैंगो, बनाना, एप्पल, और यहाँ पर लिख दिया मैंने चेरी, लिख दिया चेरी। अब मैंने क्या किया, एक्स इन द सेट 1, प्रिंट एक्स कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ, इफ एक्स इज इक्वल टू, और मैंने लिख दिया सपोज बनाना। तो जैसे ये करे उसके बाद ये ब्रेक कर दे इसको। ठीक है, तो जैसे ही वो एक्स जो है वो बनाना बनेगा वो स्टॉप हो जाएगा। एंटर किया मैंने, कॉलन, हाँ ये आ गया। अच्छा यहाँ पर कॉलन नहीं लगाया हमने, तो यहाँ पर कॉलन लगाएंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए पहले मैंने लिखा मैंगो तो मैंगो आ गया, फिर मैंने लिखा बनाना। ठीक है, और जैसे ही एक्स जो है प्रिंट कर गया बनाना, और जहां पर ये स्टेटमेंट आई कि इफ एक्स इज इक्वल टू बनाना, तो इसका मतलब जो ये इफ स्टेटमेंट है ये ट्रू हो गई, तो एंटर कर जाएगा इफ लूप में, और जैसे ही एंटर करेगा ब्रेक कर देगा इसको। तो ये बनाना, बनाना तक ही प्रिंट होगा। मैं यहां पर लिखता हूं एप्पल, तो एप्पल तक लिख देगा। तो ऐसे हम रोक सकते हैं, जो भी हमें प्रिंट करना है उसको हम करवा सकते हैं प्रिंट। अगर सपोज मैंने एप्पल को प्रिंट करवाना है और किसी को करवाना ही नहीं है, तो मैं इस प्रिंट को ना यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि सिर्फ मुझे प्रिंट जो करना है वो एप्पल ही करना है। एंटर किया मैंने, ये आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सेट 1 में ये था, अब एक्स को हमने इसमें कंटिन्यू कराया सेट 1 में, और मैंने ये स्टेटमेंट दे दी कि इफ एक्स इज इक्वल टू एप्पल होगा तभी वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो जैसे ही वो एप्पल में गया उसने प्रिंट किया और उसके बाद ब्रेक किया और वो स्टॉप हो गया। ब्रेक का मतलब है कि बस आगे नहीं इंप्लीमेंट करना फॉर लूप को, यहीं पर रुक जाना है। ठीक है ना। तो ये अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो और जैसे मैंने पहले यूज किया था तो हर एक वर्ड यूज लिखा हुआ आ गया था, मैंगो, बनाना, और बनाना के बाद रुक गए थे। इसमें सिर्फ एप्पल ही यूज होगा। ठीक है, तो ये चीज हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही मैं रेंज यूज कर सकता हूँ, रेंज फंक्शन। ठीक है, और रेंज फंक्शन क्या होता है, अभी देखते हैं कि रेंज फंक्शन हमारे लिए क्या करेगा। तो ये रेंज आ गया। अब देखो मैंने क्या करना है, फॉर एक्स इन रेंज 5, ये लिखा मैंने। ठीक है, तो रेंज फंक्शन क्या हुआ, इट रिटर्न्स ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, जीरो है वहां से स्टार्ट होगा डिफॉल्ट, और इंक्रीमेंट करेगा 1 1। ठीक है, तो मैंने जैसे ही एक्स लिखा इन रेंज 5, और सपोज मैं उसके बाद यहां पर लिखता हूं, कॉलन किया और मैंने प्रिंट कर दिया प्रिंट एक्स, तो लिखा हुआ ये आ गया। तो एक्स जो है वो इन रेंज मतलब 0 से 5 तक, ठीक है, वो प्रिंट करता जाएगा 0 1 2 3 4।
ठीक है, तो एक्सक्लूड करेगा 5 को, लास्ट वाले को। तो x जो है क्या हो रहा है, प्रिंट होया जा रहा है और अपने आप ही इंक्रीमेंटल हुआ जा रहा है। लास्ट टाइम हमने जो इफ लूप में किया था या वाइल लूप में किया था, वाइल लूप में हम क्या कर रहे थे, इसको प्रिंट कर रहे थे और यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहे थे। और स्टार्टिंग में हमने डिफाइन किया था कि i स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, जैसे ऊपर हमने किया था कि i जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पर था, तो i इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 वाइल इट इज दिस। अब हमने इंक्रीमेंट दिया और प्रिंट किया, तो यहाँ से प्रिंट आ गया। अब हमने ये काम नहीं किया, हमने क्या किया कि डिफाइन कर दिया फॉर x इन द रेंज 5, और रेंज स्टार्ट हो रही है 0 1 2 अप टू 5, तो लास्ट का जो एलिमेंट है उसको एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है, और 1 1 इंक्रीमेंट होता जाएगा और उसको प्रिंट कर देगा। तो पहले 0 को उसने प्रिंट किया, फिर 1 को, फिर 2 को, 3 को, 4 को, ठीक है। तो 5 जो एलिमेंट्स थे उसके रेंज थी जो, वो उसने शो कर दी। अब ऐसे ही मैं लिखता हूं, फॉर x इन रेंज 2 to 6, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर रहा है, रेंज जो ले रहा है ना वो 2 से स्टार्ट कर रहा है और प्रिंट कर दिया मैंने x को, एंटर किया तो 2 3 4 5 आ गया। स्टार्टिंग में होगा 2 और 5 तक जाएगा। तो इस केस में हमें क्या मिला कि भैया जो वैल्यूज हैं वो 2 से स्टार्ट करनी है और उसको हमने प्रिंट कर दिया। अब मैं सपोज इंक्रीमेंटल जो यहाँ था ना वो ऑटोमेटिकली 1 था, अब मैं इंक्रीमेंट को भी चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा 4x इन रेंज। अब मैंने क्या किया, स्टार्ट किया मैंने सपोज 2 से और मुझे जाना है 21 तक जाना है और 3 3 का इंक्रीमेंट लेना है, ठीक है, 3 3 का इंक्रीमेंट लेना है। और तो मैंने इसको प्रिंट कर दिया x, ये आ गया। तो क्या करेगा, ये स्टार्ट करेगा 2 से, 2 + 3 5 + 8 प्लस, तो ऐसे करता जाएगा। इसको मैं प्रिंट करूंगा तो ये आ गया, देखो 2 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 14 आ गया, फिर 17 आ गया, फिर 20 आ गया, ठीक है। तो लास्ट वैल्यू जो है वहां तक वो प्रिंट कर देगा। तो इसमें हमने क्या किया कि इंक्रीमेंट भी हमने 3 3 के इंक्रीमेंट लिए हैं। डिफॉल्ट जो होता है हमारा 1 1 का इंक्रीमेंट होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। अदरवाइज अगर हम अलग अलग इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये जैसे मैं ये ले रहा हूं, 4x इन रेंज। अब कभी कभार क्या करना होता है, हमारे 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है, हमें कोई प्रोग्राम रन करना है, 20 इटरेशंस करनी है, ठीक है, और इटरेशन हमें 3 3 के बाद देखनी है। तो हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं और प्रिंट कर दिया, एंटर किया तो ये आ गया, ठीक है ना। तो 0 से स्टार्ट हुआ इसमें, फिर 0, फिर 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, तो यहाँ तक इसको प्रिंट कर देगा। तो हम ये जो कमांड है, इस टाइप की कमांड्स काफ़ी यूज़ करेंगे फ्यूचर में जब हम कोडिंग्स करेंगे उसकी साइंटिफिक कंप्यूटिंग के मेथड्स का, ठीक है ना। तो ऐसे हम एक रेंज को हम डिफाइन कर सकते हैं। और अब जैसे मैं यही लिख लेता हूँ, मैंने डिफाइन किया था सेट 1, मैंने कोई एक लिस्टिंग ले ली, ठीक है, लिस्टिंग लिया मैंने तो उसमें डिफाइन कर दिया, कलर डिफाइन कर दिए ब्लू, फिर मैंने डिफाइन कर दिया रेड, फिर मैंने डिफाइन कर दिया ग्रीन, ठीक है, ये मैंने ले लिया। ऐसे मैंने सेट 2 ले लिया, डिफाइन कर दिया, और 2 में मैंने ले लिया कॉम्बिनेशन, ले लेता हूँ कुछ एप्पल, ऐसे मैंने कुछ डिफाइन कर दिया, कोई लॉजिकल नहीं, मैंगो और बनाना, ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 4x इन सेट 1, मैंने ये लिखा कि 4x इन सेट 1। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर ही मैंने दूसरी फॉर लूप ले लिया,
y इन सेट 2, ये डिफाइन कर दिया मैंने, और उसके बाद मैंने लिख दिया प्रिंट x, y, ये प्रिंट कर दिया। तो अब क्या करेगा हमारे पास, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप को यूज किया, फिर हमने एक नेस्टेड फॉर लूप भी बना दी। जैसे हमने नेस्टेड इफ लूप बनाई थी, वैसे हम नेस्टेड फॉर लूप बना दिया और उसको फिर हमने प्रिंट कर दिया। तो अगर मैं ये करता हूं तो देखते हैं क्या आता है, ये आ गया। तो इसमें क्या किया, ब्लू एप्पल, ब्लू मैंगो, ब्लू बनाना, एलिमेंट वाइज करेगा, फिर रेड एप्पल, रेड मैंगो, रेड बनाना, ग्रीन एप्पल, ग्रीन मैंगो, ग्रीन बनाना, तो सबको टाइप कर देगा यहाँ पर प्रिंट लिख के। और ये ऐसे ही हम, तो ये इसको हम कहेंगे कि नेस्टेड फॉर लूप है ये हमारी। जैसे हमने नेस्टेड इफ लूप की थी, ऐसे ही नेस्टेड फॉर लूप कर दिया है। ठीक है ना, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने यूज कर लिया इफ का। तो आज हमने जो कमांड्स किए हम वहीं तक, मतलब यहाँ पर इफ स्टेटमेंट, रेंज, फॉर, ये ऑल जो स्टेटमेंट्स हमने आज किए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, आगे जाके काफ़ी यूज़ होंगी। और आने वाले लेक्चर में हम और इससे ज़्यादा स्टेटमेंट, इससे ज़्यादा पाइथन कमांड्स यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम साइंटिफिक कंप्यूटिंग स्टार्ट करेंगे और उसका यूज़ करेंगे टू राइट डाउन द कोड्स पाइथन की फॉर्म में। तो आप लोगों इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।